अध्याय 144 खनन मानचित्र 2। ये श्वान ने कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, चिंता मत करो। ये श्वान ने झेंग जियांगहाओ पर नजर डाली, जो अभी भी उत्साह में डूबा हुआ था, और निर्देश दिया, कल और लोगों को लाओ और सीधे झेंगयांग गांव जाओ। मैं लियू यानरान के साथ लियू जोंगलिन और अन्य लोगों को खोजने जाऊंगा। हम अंत में झेंगयांग गांव में मिलेंगे। झेंग जियांगहाओ तुरंत सहमत हो गया और अपने लोगों को तैयार करने के लिए बाहर चला गया। जब ये श्वान ने उसे जाते हुए देखा तो उसने अपना फोन निकाला और लियू जोंगलिन को अपनी व्यवस्थाओं के बारे में सूचित करने के लिए फोन किया। चलो कल मिलते हैं और एक साथ झेंगयांग गांव जाते हैं। मैंने वहां कुछ लोगों को भी तैयार किया है, तुम्हें भी खुद को तैयार करना चाहिए। लियू जोंगलिन ने फोन के दूसरे छोर पर जल्दबाजी में सहमति व्यक्त की। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फोन काटने के बाद लियू जोंगलिन तुरंत तैयारी करने लगा। अगली सुबह, जबकि ये श्वान और अन्य लोग अभी भी सपने देख रहे थे, पूरा झेंगयांग गांव पहले ही जागना शुरू कर चुका था। चूंकि झेंगयांग गांव अपेक्षाकृत दूरस्थ और पिछड़ा हुआ था, इसलिए गांव ने अभी भी सूर्योदय के समय काम करने और सूर्यास्त के समय आराम करने की आदत बनाए रखी थी। बूढ़े लोग शुरू से ही ज्यादा नहीं सोते थे, इसलिए वे लंबे समय से उठकर घर की सफाई कर चुके थे। फिर उन्होंने दशकों से इस्तेमाल किए जा रहे औजारों को उठाया और खेतों में जाने की तैयारी की। झेंगयांग गांव में सभी भोजन ग्रामीणों के मेहनती हाथों से उगाए गए थे, इसलिए भले ही गांव में केवल कुछ बूढ़े और बच्चे ही बचे थे, फिर भी उन्होंने काम करने की आदत बनाए रखी। हालांकि बूढ़े लोगों की हरकतें थोड़ी धीमी थीं, लेकिन जमीन से उतरने का मतलब था कि उनके शरीर अभी भी मजबूत थे। उन्हें अपना दैनिक काम पूरा करना पड़ता था, भले ही उन्हें इसे सहना पड़े। अगर वे एक दिन भी काम नहीं करते तो उन्हें आने वाले दिनों में भूखा रहना पड़ सकता था। अंकल ली, आप आज भी इतनी जल्दी आ गए, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? अभी तक नहीं, मैंने सोचा कि सुबह में ठंडक होगी, इसलिए मैं जानबूझकर जल्दी उठ गया। आप भी इतनी जल्दी उठकर अच्छा कर रहे हैं। लानत है, इसका उल्लेख मत करो। मेरी खर्चीली माँ ने मुझे सुबह जल्दी जगा दिया। इसके बारे में न सोचना मुश्किल है। खेत में काम के अंतराल के दौरान सभी ने अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ बातचीत की और हंसे। वे भी फुर्सत में थे। वे अब युवा नहीं थे, लेकिन वे अपने बच्चों के मुद्दे से बचने के लिए बहुत सावधान थे। जब तक उनके बच्चों का उल्लेख किया जाता, यह झेंगयांग गांव के सभी बुजुर्गों का दर्द होता। जीवित रहने के लिए बच्चे सभी काम करने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। वे कुछ वर्षों तक बाहर जाने के बाद भी वापस नहीं आ सकते थे। क्या उन्हें अपने बच्चों की याद आती थी? जवाब स्पष्ट था। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि अगर उन्हें अपने बच्चों की याद आती है तो इससे पैसे नहीं मिलेंगे या उनका पेट नहीं भरेगा। 1 और 2 घंटे के बाद झेंगयांग गांव के हर घर से सफेद धुआं निकलने लगा। इस समय घर की महिलाओं ने खाना बनाना शुरू कर दिया। खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे बूढ़े लोगों ने जब धुआं देखा तो उन्होंने अपने कृषि औजार उठाए और घर की ओर चल दिए। पूरी सुबह काम करने के बाद वे भी बहुत थक गए थे। वे नाश्ते के लिए वापस जा सकते हैं और अपने पैरों को आराम दे सकते हैं। बच्चे, तुम फिर से बाहर क्यों भागे? जल्दी करो और घर जाओ। साथ ही तुम बच्चे, जल्दी करो और खाने के लिए घर जाओ। तुम सभी केवल खेलना जानते हो। हाहा, बच्चे स्वाभाविक रूप से चंचल होते हैं। आज मौसम खराब नहीं है। अगर वे खेलना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी देर खेलने दो। घर के रास्ते में समय समय पर कुछ गालियां सुनाई देती थीं। वे अपने बच्चों को खाने के लिए घर बुला रहे थे। उनकी खुरदरी और कर्कश आवाजों के साथ एक मोटा उच्चारण था जो एक अलग तरह की गर्मी दे रहा था। शायद यही जीवन की सबसे सच्ची स्थिति थी। बातचीत करना, श्रम करना, बहस करना, हंसना और डांटना, सभी कर्तव्य और प्यार से बाहर थे। नाश्ते के दौरान सूरज धीरे धीरे निकला। बच्चों ने जल्दी और उत्सुकता से अपना नाश्ता किया। वे सभी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाने के लिए उत्सुक थे। गांव के प्रवेश द्वार पर पहले से ही कई बच्चे इकट्ठे हो चुके थे। वे एक साथ इकट्ठा हुए और एक अज्ञात खेल खेला। वाह, देखो वहां कितनी बड़ी कारें हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर खेल रहे बच्चों ने दूर की ओर इशारा किया और चिल्लाया। सभी ने तुरंत दूर की ओर देखा। बच्चे चिल्लाए और गांव में भाग गए। जैसे ही वे भागे, उन्होंने चिल्लाया, सभी बाहर आओ और देखो, कई बड़ी कारें हमारी ओर आ रही हैं। जब ग्रामीणों ने आवाज सुनी तो वे सड़क पर चले गए और दूर की ओर देखा। गांव के कुछ युवा भी अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने उत्साह से उनकी ओर दौड़ रहे काफिले को देखा और कहा,
क्या शहर से डेवलपर यहाँ हैं? जहाँ तक नजर जा रही थी, पीली कच्ची सड़क पर एक हमर चल रही थी। हमर पूरी शक्ति से भरी हुई थी, रास्ते में पीली मिट्टी को बहा रही थी। हमर जैसा शक्तिशाली ऑफरोड वाहन ही ऐसी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क से निपट सकता था। वह दृश्य सुंदर और दबंग था। जैसे जैसे हमर काफिला धीरे धीरे नजदीक आया, ग्रामीणों ने आखिरकार कार को स्पष्ट रूप से देख लिया। उन्होंने जो देखा उससे वे इतने डर गए कि वे जड़वत खड़े रह गए। उन्होंने पहले छोटी कारें देखी थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी और मजबूत ऑफ रोड वाहन नहीं देखी थी। उनकी नज़रों में विशाल निकास ट्यूब एक जल भैंस की विशाल नाक की तरह थी जो निकास गैस उगल रही थी। वे छोटी कारें मूल रूप से एक व्यक्ति जितनी ऊंची भी नहीं थीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमर के बगल में खड़ा होता तो छोटे लोग हुड जितने ऊंचे भी नहीं होते। भीड़ में एक बूढ़े आदमी ने डर से अपनी जीभ दबाई और खुद से बुदबुदाया, यह कार कैसे है? अगर तुम मुझसे कहो कि ये एक टैंक है तो मैं विश्वास करूंगा। कहानी जारी रहेगी।